संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल के आगे की घटनाओं के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि महाजनपद काल के बारे में हमने पढ़ा कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में कुल 16 महाजनपदों की बात की गई है, ठीक है, जिसमें एक महाजनपद जो है दक्षिण भारत में है, अस्मक, जिसकी राजधानी पोटन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि महाजनपद का विकास हो चुका है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि महाजनपद के अंतर्गत जो उनकी जो है आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, किस तरीके का विद्यमान था, ठीक है। तो हमें याद होगा कि इन महाजनपदों के उदय में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? लोहे की, ठीक है। तो लोहे ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी महाजनपदों के उदय में, ठीक है। लोहे की भूमिका, तो लोहे ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी, क्योंकि हमें ज्ञात है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हो चुका था, मनुष्य को लोहे का ज्ञान हो चुका था और अब वह लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो आरंभ में लोहे का प्रयोग उसने कहाँ किया? युद्धास्त्रों के रूप में, ठीक है। तो शुरुआत में युद्धास्त्रों के रूप में किया और कृषि के रूप में लोहे का प्रयोग क्या था? सीमित था, यानी कृषि में लोहे का प्रयोग सीमित था, लोहे का प्रयोग सीमित था। लेकिन आगे चलकर ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति है, ठीक है, यानी 1000 से 600 बीसी के बीच में ये चीज़ें रहीं। लेकिन 600 बीसी और उसके बाद कृषि में लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से बढ़ा, कृषि में लोहे का प्रयोग बढ़ा, ठीक है। जब कृषि में लोहे का प्रयोग बढ़ा तो इसका एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र का क्या हुआ? विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। कृषि क्षेत्र का विस्तार होने के साथ साथ कृषि में लोहे का प्रयोग यानी लौह उपकरणों का प्रयोग होने लगा। कृषि में लौह उपकरण, ठीक है, जैसे लोहे की फाल, ठीक है, हंसिया, कुल्हाड़ी आदि, इनका प्रयोग होने लगा, ठीक है। अब इनके प्रयोग होने से क्या हुआ कि कृषि की उत्पादकता बढ़ रही है। जैसे भूमि की गहरी जुताई, लोहे के फाल से भूमि की गहरी जुताई हो रही है, ठीक है। लोहे के फाल से भूमि की क्या हो रही है? गहरी जुताई। और जब भूमि की गहरी जुताई होगी तो भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। और जब भूमि की उर्वरता बढ़ेगी तो भूमि का उत्पादन बढ़ेगा, भूमि का उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होगी। कृषि अधिशेष यानी अतिरिक्त उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन संभव होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? यानी भूमि की गहरी जुताई होगी, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होगी, भूमि का उत्पादन बढ़ेगा, कुल मिला के कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात अतिरिक्त उत्पादन संभव होगा। और अब जो है यही कारण है कि इस अतिरिक्त उत्पादन ने वाणिज्य व्यापार, शिल्पों के विकास को प्रोत्साहित किया, शिल्पों के विकास को प्रोत्साहित किया और फिर वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ और फिर इस तरीके से आगे चलकर नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। तो गंगा घाटी के अंतर्गत
आपने देखा कि द्वितीय नगरीय क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई और इस द्वितीय नगरीय क्रांति के केंद्र में क्या था? लोहा। आई बात समझ में? तो ऐसे महाजनपद जहां लोहा मिलेगा वो क्या होंगे? शक्तिशाली होंगे। तो लोहा है तो शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली राजा की भी शक्ति बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो राजा अब उस उत्पादन पर अपना अधिकार भी स्थापित करना चाहेगा, यानी सुरक्षा के बदले कर लेना प्राप्त करेगा। तो 1/6 वो भू राजस्व के रूप में कर निर्धारण करना शुरू करेगा। भूमि स्वामित्व की अवधारणा का विकास होगा। भूमि की माप की प्रणाली विकसित होगी, क्योंकि लोगों के जीवन में अस्थायित्व आ गया है। तो भूमि भी वितरण होना चाहिए, तो भूमि की नाप के लिए तो निवर्तन प्रणाली का विकास हुआ। इसी तरीके से 1/6 भू राजस्व के रूप में राजा प्राप्त करने लगा। राजा को खटभागी कहा गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि राजकोष समृद्ध होगा। राजा का जो कोष है वो समृद्ध होगा। जब राजकोष समृद्ध होगा तो इसके माध्यम से राजा एक नियमित सेना रख पाएगा और उस नियमित सेना को नियमित वेतन दे पाएगा और फिर इससे राजा की शक्ति बढ़ेगी, राजा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और फिर राजा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को क्या करेगा? विजित करेगा और इस तरीके से वो एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कर पाएगा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं महाजनपद और महाजनपदों के बाद आगे चल के साम्राज्य का निर्माण होगा और इसी क्रम में मगध का उत्कर्ष आप देखेंगे। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि कुछ समझ में आई आपको? तो इसी पृष्ठभूमि में मगध का क्या होता है? उद्भव होता है, मगध का विकास होता है। ठीक है, तो इसी चीज को समझ लें। महाजनपद काल 600 BC। ठीक है, अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में कुल 16 महाजनपद की बात की गई। ठीक है, तो कितने महाजनपद है? 16। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं। ठीक है, इन महाजनपदों की विशेषताएं। तो पहला है आर्थिक। तो हमने कहा कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया है। ठीक है, और लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो अब भूमि माप की प्रणाली भी विकसित हो गई। तो पहली बार भूमि माप प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, और भूमि माप की जो इकाई थी उसे निवर्तन कहते हैं। ठीक है, भूमि माप की जो इकाई थी उसे क्या कहते हैं? निवर्तन, यानी निवर्तन भूमि माप की इकाई थी। ठीक है, राजा 1/6, चूंकि भूमि से राजा राजस्व भी प्राप्त करने लगा, भूमि उत्पादन होने लगा, उत्पादन अधिशेष की स्थिति बनी, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। ठीक है, तो राजा कर के रूप में 1/6 जनता से, सामान्य जनता से प्राप्त करना शुरू किया। ठीक है, तो 1/6 राजा प्राप्त करने के कारण ही राजा को खटभागी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी छठा हिस्सा प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो भू राजस्व के रूप में राजा 1/6 प्राप्त करने लगा। सुरक्षा के बदले भाई आप अपने भूमि पर खेती अगर शांतिपूर्वक कर पा रहे हैं तो आपको सुरक्षा किसने प्रदान किया है? राजा ने। ठीक है, यानी राजा ने आपको इतनी सुरक्षा या इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिसके माध्यम से आप अपने भूमि पर खेती कर पा रहे हैं। ठीक है, और उत्पादन कर पा रहे हैं, उत्पादन अधिशेष की स्थिति हो रही है और इसलिए राजा आपसे 1/6 कर प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक है, और उस कर के माध्यम से राजा भी आपको सुरक्षा कैसे दे पा रहा है? राजा एक नियमित सेना रखेगा, राजा सैनिकों को नियमित वेतन देगा। ठीक है, तो पूरा सुरक्षा तंत्र विकसित करेगा, एक प्रशासन तंत्र विकसित करेगा। उस तंत्र के संचालन के लिए कर की आवश्यकता होगी और इस तरीके से महाजनपद काल में पृथक नौकरशाही, रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। पहली बार राजकीय मुहर लेखन प्रणाली का विकास होता है। ठीक है, धान रोपाई पद्धति का विकास होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, धान रोपाई पद्धति का विकास, इसे समझ लीजिए। दरअसल धान जो होता है वो अधिक लोगों को खिलाने में समर्थ होता है। ठीक है, यानी अधिक लोगों को
खिलाने में समर्थ है। ठीक है, समर्थ है। दूसरी बात, मातृत्व ग्रहण करने में, मातृत्व ग्रहण को सुलभ बनाता है। समझ रहे हैं? धान यानी चावल जिसे कहते हैं, वो गेहूं की अपेक्षा अधिक लोगों को खिलाने में समर्थ है, पहली बात। दूसरा, मातृत्व ग्रहण को सुलभ बनाता है। वैज्ञानिक इस तरीके से नियम है, वैज्ञानिक बताते हैं कि धान से मातृत्व ग्रहण करने में सुविधा, आसानी होती है और इसका परिणाम होगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, यानी जनसंख्या में वृद्धि होगी। और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जनसंख्या की वृद्धि के लिए, वृद्धि में जो हो रही है, उनको भोजन की उपलब्धता भी हो जाएगी धान रोपाई पद्धति से। ठीक है, और इस जनसंख्या का प्रयोग भी होगा, क्योंकि जनसंख्या की आवश्यकता है। आवश्यकता दो रूपों में है, एक कृषि कार्य और वाणिज्य व्यवसाय में, शिल्पों के निर्माण में। दूसरा, इस अतिरिक्त जनसंख्या के रूप में, सेना के रूप में, भाई सैनिक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो खेती किसानी में लोगों की आवश्यकता है, शिल्प वाणिज्य व्यापार में लोगों की आवश्यकता है, और सेना के रूप में भी लोगों की आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता के लिए जनसंख्या वृद्धि में भी वृद्धि भी हो रही है, वृद्धि भी होगी। ठीक है, तो धान रोपाई पद्धति का विकास 6th सेंचुरी BC में शुरू हो जाता है और धान रोपाई से उसका उत्पादन भी बढ़ता है। ठीक है, साथ ही चूंकि वाणिज्य व्यापार का विकास होगा, कृषि अधिशेष की स्थिति होगी, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। और मुद्रा अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे पहले हम चांदी के आहत मुद्रा का प्रचलन इस काल के अंतर्गत देखते हैं। यानी 6th सेंचुरी BC में चांदी के आहत मुद्रा का प्रचलन हुआ। ठीक है, चांदी के आहत मुद्रा का प्रचलन हुआ। ठीक है, यानी मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन। और ये जो आप आहत मुद्रा देख रहे हैं ना, इसे पंचमार्क्ड सिक्का भी कहते हैं, पंचमार्क्ड सिक्का। ठीक है, आहत मुद्रा को पंचमार्क्ड सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, 6th सेंचुरी BC के आसपास सबसे पहले जो मुद्रा का सबसे प्राचीन रूप भाग है, जो मुद्रा का सबसे प्राचीन अवशेष हमें साक्ष्य मिलता है, वो पंचमार्क्ड सिक्कों का मिलता है। किसका? पंचमार्क्ड। पंचमार्क्ड सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो अब इस समय 6th सेंचुरी BC में आहत मुद्रा का भी प्रचलन हो गया, यानी मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और इस मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ? वाणिज्य व्यापार के विकास के क्रम में, वाणिज्य व्यापार के विकास के क्रम में। वाणिज्य व्यापार के विकास के साथ ही मुद्रा अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। ठीक है, अब लेन देन में सुविधा होने लगा, तो मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास ने भी वाणिज्य व्यापार को गति प्रदान की, तीव्रता प्रदान की। ठीक है, तो वस्तु विनिमय के साथ साथ ये भी प्रचलन में थी। ठीक है, तो इस तरीके से आहत मुद्रा का हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, व्यापारिक उन्नति के लिए एक संस्कार भी किया जाता था जिसे पण्य सिद्धि संस्कार कहते हैं। ठीक है, श्रेणियों का विकास हुआ। अब देखिए श्रेणी क्या है। अब जैसे शिल्पी हैं तो रेशम वस्त्र बनाने वाले एक शिल्पी हो गए, सूती वस्त्र बनाने वाले दूसरी शिल्पी हो गए, लौह वस्तुओं का उत्पादन करने वाले तीसरे शिल्पी हो गए। मतलब अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाला जो ग्रुप है, शिल्पी है, तो शिल्पियों के संगठन को ही श्रेणी कहा गया। ठीक है, तो इस काल में श्रेणियों का विकास हुआ, किस रूप में? शिल्प संगठन के रूप में। ठीक है, तो शिल्पियों के संगठन के रूप में श्रेणियों का विकास हो रहा है। और श्रेणी के प्रमुख को क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठी। श्रेणी का प्रमुख क्या कहला रहा है? श्रेष्ठी। आई बात समझ में?
भाई शिल्पों का विकास हो रहा है कि नहीं? अतिरिक्त उत्पादन या आप कह लीजिए कृषि अधिशेष की स्थिति है इस काल में 6th सेंचुरी बीसी में, और इस कृषि अधिशेष ने शिल्पों के विकास को प्रोत्साहित किया, शिल्पों के विकास को प्रोत्साहित किया, शिल्पों के विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक है, जब शिल्पों का विकास शुरू हुआ, ठीक है, शिल्पों का विकास होने लगा तो अलग अलग शिल्प स्थापित होने लगे। जैसे लोहा उत्पादन से संबंधित हो गया, क्योंकि कोई युद्धास्त्र बना रहा है, कोई कृषि उपकरण बना रहा है, कोई सूती कपड़ा बना रहा है, कोई रेशमी कपड़ा बना रहा है, तो अलग अलग शिल्पों का विकास हो गया। ठीक है, और इन शिल्पों के संगठन को क्या कहा गया? श्रेणी। तो शिल्पों के श्रेणी क्या है? शिल्पों के संगठन। शिल्पों का संगठन या शिल्पों के संगठन को क्या कहा गया? श्रेणी। और श्रेणी का जो प्रमुख होता था उसको कहा गया श्रेष्ठी। क्या कहा गया? श्रेष्ठी, जो श्रेणी का प्रमुख होता था। ठीक है, ये बात आई समझ में? तो श्रेणियों का विकास हुआ इस काल के अंतर्गत, और श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जा रहा है? श्रेष्ठी। हाँ, इनके कार्य क्या हैं श्रेणियों के? तो ये अपने उत्पाद बेचते थे, दरअसल कारवां में चलते थे, ग्रुप में, बंजारों की तरह। ठीक है, ताकि इनको कोई लूट न ले। समझ रहे हैं? ये भी तो भय है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रुप में नहीं जाएंगे तो इनके सामान को कोई लूट सकता है, तो कारवां में चल रहे हैं अपने उत्पाद को बेचने के लिए। साथ ही ये जो श्रेणियां हैं, ये अपने व्यापार व्यवसाय के लिए मुद्रा जारी कर रही हैं। अपने जो श्रेणियों से सदस्य हैं उन सदस्यों के संबंध में कानून बना रही हैं। सदस्यों के पारिवारिक मामलों में निर्णय का भी अधिकार है इन्हें, और व्यावसायिक शिक्षा के लिए, ताकि इनकी गुणवत्ता बेहतर हो, ये शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना कर रही हैं। ठीक है, तो श्रेणियों का भी विकास हुआ। श्रेणियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा गया, जो कि शिल्पों के संगठन है, और इसके अपने कुछ अधिकार भी हैं। जैसे ये संगठन रूप में चल रहे हैं, शिल्पों के एक ग्रुप में चलते हैं अपने उत्पाद को बेचने के लिए। ठीक है, मुद्रा जारी करने का अधिकार है, अपने श्रेणी के सदस्यों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अपने श्रेणियों के पारिवारिक मामलों में न्याय करने का अधिकार है। ठीक है, और श्रेणियों की गुणवत्ता बेहतर हो, शिक्षण संस्थाओं की, प्रोफेशनल शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर रहे हैं। तो ये बात आई समझ में? तो श्रेणियों का भी विकास इस काल के अंतर्गत देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक। तो देखिए, सामाजिक स्थिति जो है ना, ये वही काल है, यानी 6th सेंचुरी बीसी। इस काल में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, वो पूर्णतः स्थापित हो जाती है। क्या हो रही है? पूर्णतः स्थापित हो रही है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हैं कि 4 वर्ण हैं। ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये 4 वर्ण हैं, और इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है वर्ण व्यवस्था का, प्राथमिक जो उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, चूंकि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, वर्ण का अर्थ रंग था, संभवतः रंग से था, तो वहां पे जो है वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में आकर वर्ण व्यवस्था जन्मगत हो गई थी, लेकिन महाजनपद काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित थी। ठीक है, इसके अंतर्गत समाज में सबसे ऊंचे पायदान पर कौन है? ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण का काम है अध्ययन अध्यापन, पठन पाठन। ठीक है, पठन पाठन, साथ ही धार्मिक कार्यकलाप, धार्मिक कार्यकलाप। ठीक है, ये ब्राह्मण वर्ग से संबंधित हो गया। ठीक है,
दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय एक योद्धा वर्ग है, ठीक है। हमने कहा था ना कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, उदर से वैश्य और जंघा या पैरों से शूद्र का आविर्भाव हुआ। तो क्षत्रिय क्या है? योद्धा वर्ग है, ठीक है। और ये शासक है, शासक वर्ग है, ठीक है। ठीक। तीसरा वर्ग है वैश्य, और ये है एकमात्र उत्पादक वर्ग है, एकमात्र उत्पादक वर्ग है, ठीक है, वैश्य। साथ ही जब एकमात्र उत्पादक है तो एकमात्र करदाता भी है। एकमात्र क्या है? करदाता। एकमात्र करदाता है, मतलब कर केवल यही दे रहा है। यही कारण है कि इसे अनस्य बलीकृत भी कहते हैं। अनस्य बलीकृत, एकमात्र कर देने वाला, ठीक है। तो वैश्य है, तीसरे नंबर पे है। एकमात्र उत्पादक वर्ग है, एकमात्र करदाता वर्ग है, और इसे अनस्य बलीकृत भी कहा जाता है, ठीक है। शूद्र क्या है? चौथा है, चौथे पायदान पे है, और इसका कार्य है तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी उपरयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। ये अस्पृश्य है, मतलब इसकी छाया से इसका छुआ हुआ जो ब्राह्मण है वो भोजन नहीं ले सकते, ठीक है। ये वेद नहीं पढ़ सकते, ये वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, इनका उपनयन संस्कार नहीं होता, उपनयन संस्कार भी नहीं होता। तो इस तरीके से इनका काम केवल है सेवा करना, ठीक है। ये जो तीन हैं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, इनको कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं इनको? द्विज। ये द्विज कहलाते हैं, ठीक है। शूद्रों का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। अब देखिए स्थिति क्या है। उत्पादन बढ़ रहा है, और उत्पादक वर्ग कौन है? वैश्य। उत्पादन अधिशेष भी है, तो ये वैश्य जो है ये कृषि कार्य में भी लगा हुआ है, ठीक है। ये वैश्य जो है वाणिज्य व्यापार भी कर रहा है, वाणिज्य व्यापार भी कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कृषि भी कर रहा है, वाणिज्य व्यापार भी कर रहा है, और दोनों ही माध्यम से कर वसूला जा रहा है इससे, ठीक है। कर्मकांडों में वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं। और इस अतिरिक्त उपज पे या अतिरिक्त अधिशेष पर, ठीक है, अधिक से अधिक लेने का दावा किया जा रहा है। किसके द्वारा? ये दोनों नान उत्पादक वर्ग द्वारा, ब्राह्मण और क्षत्रिय द्वारा। तो ब्राह्मण ने यज्ञ कर्मकांड बढ़ा दिए, आपने देखा ना उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञ, 3 ऋण, 16 संस्कार, ये सब सारे विधान हो गए, ठीक है। क्षत्रियों ने कहा कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, तो सुरक्षा के बदले ये कर का दावा करने लगे, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इस काल तक आप देखेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय क्या हो गया? संघर्ष की स्थिति है, तनाव है। इन दोनों वर्ग में क्या है? तनाव है, और वो तनाव क्या है? अतिरिक्त उपज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और इधर वैश्य और शूद्रों में तनाव है, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के एक सामाजिक तनाव की स्थिति इस काल के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर तनाव है कि कौन समाज में ऊंचे पायदान पर है। भाई ये शासक हैं, ये लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले ये कर का दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हम समाज में सबसे ऊपर हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ वर्ग है, वैदिक कर्मकांडों से जुड़ा हुआ वर्ग है,
और ये कह रहा है कि हम प्रथम पायदान पे हैं। और इसी तरीके से आपने देखा कि 6th सेंचुरी बीसी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ वो ये सामाजिक तनाव भी उसका एक प्रमुख कारण था। यानी उस समय के समाज में जो ये वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था में जो आपसी तनाव था उसने भी नए धर्मों के उदय को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। क्योंकि नए धर्मों का जो उदय हुआ, चाहे वो बौद्ध धर्म थे या जैन धर्म थे, वो दोनों क्या थे, क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय वर्ण से थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी जो धार्मिक मान्यताएं थी, ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था, उसको उन्होंने चुनौती प्रस्तुत किया। आई बात समझ में? तो 6th सेंचुरी बीसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक सामाजिक तनाव है, तो और इस सामाजिक तनाव में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, अस्पृश्यता का विकास हुआ। समझ रहे हैं? यानी अब जो है वर्ण व्यवस्था के साथ ही साथ अस्पृश्यता का भी विकास हो रहा है। समाज में अछूतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दास, प्राचीन काल से भारतीय समाज में दास होते थे, वैदिक काल से दास हैं। दासों को सामान्यतः वैदिक काल में घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, लेकिन अब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और उस कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल दासों को कृषि कार्यों में भी लगाया जाए, तो आर्थिक गतिविधियों में अब लगाया जा रहा है किसको, दासों को। आई बात समझ में? तो सामाजिक तनाव में वृद्धि होगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन पर या वर्चस्व को लेकर जो वर्ण व्यवस्था है जो पूर्णतः स्थापित है, तो उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित है और 4 वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, शूद्रों को भी कृषि कार्यों में लगाया जा रहा है, तो शूद्रों की स्थिति थोड़ी ठीक होगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए वैश्य और शूद्र में सामाजिक तनाव है, वर्चस्व को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रिय में आपसी तनाव है, तो एक सामाजिक तनाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, अस्पृश्यता का विकास होगा, अस्पृश्य जातियों का विकास होगा। दासों को आर्थिक गतिविधियों में लगाया जाएगा। अभी तक दास क्या थे, घरेलू कार्यों से जुड़े हुए थे, घर के काम यानी साफ सफाई या जो और कार्य होते हैं घर के, उसी कार्य से जुड़े होते थे। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में चूंकि कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार हो रहा है, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब दासों को कृषि कार्यों में, आर्थिक गतिविधियों में भी लगाया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट धार्मिक है, तो हमने देखा कि इसी कारण नए धर्मों के उदय को प्रोत्साहन मिला, जिसके रूप में आपने बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा है बौद्ध और जैन धर्म का, तो इन्हीं सामाजिक पृष्ठभूमि में नए धर्मों का उदय भी हुआ। ठीक है, राजनीतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो इस काल के अंतर्गत कई परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए 6th सेंचुरी बीसी में। जैसे अब राजा की शक्ति क्या हुई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन 6th सेंचुरी बीसी में। अब देखिए, इधर एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इस मैप को हमेशा मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। ठीक है, जब जब अर्थ में परिवर्तन होगा यहां केंद्र में, तब तक ये सारी चीजों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। सीधी सी बात है। अगर उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, ठीक है, उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ,
तो राजनीतिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा, सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। 6th सेंचुरी बीसी के संदर्भ में समझिए, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। यहां कृषि अधिशेष की स्थिति बन रही है, कृषि अधिशेष की स्थिति बनी, और इस कृषि अधिशेष ने वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन किया, शिल्पों का विकास हुआ, वाणिज्य व्यापार का प्रोत्साहन हुआ, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, मतलब कुल मिला के आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ कि नहीं, 6th सेंचुरी में हुआ। इसने क्या किया कि सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया, यानी सामाजिक तनाव की स्थिति आई, वर्ण व्यवस्था को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। वैश्य और शूद्रों की स्थिति, चूंकि शूद्रों को भी आर्थिक गतिविधियों में निवेशित किया जाने लगा, तो थोड़ी अपेक्षाकृत उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, तो उनके बीच तनाव हुआ। वैश्य एकमात्र उत्पादक, एकमात्र करदाता वर्ग है, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। ठीक है, और उसे समाज में तीसरे स्थान पर रखा गया है, वो भी असंतुष्ट है। तो एक सामाजिक तनाव आया यहाँ। ठीक है, और फिर इसने धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन ये करेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी ये परिवर्तन करेगा। नए धर्मों के उदय को इसने प्रोत्साहित किया। ठीक है, और नए धर्मों के उदय के अंतर्गत आपने देखा बौद्ध और जैन को पढ़ा। ठीक है, तो इस ग्राफ को याद रखिएगा कि जब जब केंद्र में हमेशा अर्थ रखिएगा, जब जब आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा, जब जब आर्थिक व्यवस्था में चेंजेस दिखाई देंगे, तब तब पेरीफेरी में भी चेंजेस दिखाई देंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी होगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी होगा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होगा। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, तो ये आर्थिक परिवर्तन होने से क्या हुआ, चूंकि लोहा है, लोहे का प्रयोग है, अब इससे जो है राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में राजा की शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी, राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। और ये जो राजा की शक्ति में वृद्धि है वो दो तरह से होगी, दो तरीके से। एक युद्धास्त्र के स्तर पर, यानी लौह युद्धास्त्र बनेंगे, लौह युद्धास्त्र से। ठीक है, राजा की ताकत बढ़ेगी। और दूसरा कर व्यवस्था से, कृषि अधिशेष से नियमित कर प्रणाली का विकास होगा, नियमित कर प्रणाली। और राजा को जब नियमित कर प्रणाली प्राप्त होने लगेगा तो राजा का राजकोष समृद्ध होगा। भाई पैसा मिलेगा, आप ही को टैक्स मिलने लगेगा तो राजकोष समृद्ध होगा ना, तो राजकोष क्या होगा, समृद्ध होगा, राजकोष समृद्ध होगा। और इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा कि रक्त संबंध से पृथक व्यावसायिक प्रोफेशनल नौकरशाही का विकास। तो रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास, अभी वैदिक काल में आप देख रहे थे कि जो नौकरशाही थी वो रक्त संबंध से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास होगा, नौकरशाही, सेना, इन सब का विकास होगा। और इनको जो है नियमित वेतन मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेना की कुशलता में भी वृद्धि होगी। तो राजा क्या होगा, ताकतवर होगा, और राजा फिर क्या हो जाएगा, निरंकुश। अभी जो वो राजा पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी, राजा को कमजोर करने वाली संस्थाएं थी, वो सब संस्थाएं क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो राजा क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। ठीक है, यहां क्लियर है। तो इसी बात को कहा जा रहा है। अब देखिए, तो रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का गठन होगा, क्योंकि राजा क्या होगा, नियमित कर प्रणाली स्थापित हो जाएगी, नियमित कर प्रणाली। और ये कर कितना लिया जा रहा है, भू राजस्व कर 1/6। और इसका प्रभाव होगा कि पहली बार अस्थाई सेना का गठन किया जाएगा, अस्थाई और वेतन भोगी, ऐसे कर सकते हैं,
अस्थाई और वेतनभोगी सेना का गठन होगा, सेना का गठन होगा, ठीक है। और महाजनपदों का विकास होगा और इस तरीके से नगरीकरण से साक्षात्कार होगा, ठीक है। तो ये 6th सेंचुरी बीसी की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें थी। तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे चलें। आगे है अब हमारा मगध साम्राज्य का उद्भव, ठीक है। इन 16 महाजनपदों में एक सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरा, जिसका केंद्र था मगध। ये आधुनिक बिहार का क्षेत्र, ठीक है। उसका कारण है कि मगध की आप भौगोलिक स्थिति अगर मैप में देखेंगे, ठीक है, तो पहली बात कि जो मगध की राजधानी बनी, जिसे हम गिरिब्रज या राजगीर कहते हैं, ये जो था ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र था, ठीक है। प्राकृतिक रूप से क्या था? सुरक्षित क्षेत्र था। दूसरा, मगध के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता थी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन थे। प्राकृतिक संसाधन में कैसे क्या क्या थे? लोहा है, लोहा की खानें हैं, तांबा की खानें हैं, ठीक है। वन जंगल हैं, इनका दो तरीके से प्रयोग है। वन जंगल से ये लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, और इस लकड़ी के माध्यम से वो लोहा का क्या कर रहे हैं? प्रगलन कर रहे हैं, गला रहे हैं, और फिर इससे युद्धास्त्र बना रहे हैं और कृषि उपकरण बना रहे हैं। आई बात समझ में? दूसरा, इन वन जंगल में हाथी भी हैं और इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? सेना में कर रहे हैं। हाथी, गज सेना। तो सेना भी क्या हो रही है? शक्तिशाली। राजा भी शक्तिशाली हो रहा है, सेना भी शक्तिशाली हो रही है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है कहाँ? मगध में। लोहा पाया जा रहा है, तांबा पाया जा रहा है, वन जंगल हैं, लकड़ी मिल रही है और हाथी पाए जा रहे हैं। लकड़ी के माध्यम से लोहा को गलाया जा रहा है, उसका प्रगलन किया जा रहा है, उससे युद्धास्त्र बनाए जा रहे हैं, उससे कृषि उपकरण बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी, सेना की कार्यकुशलता बढ़ेगी, कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मगध का क्षेत्र है वो उपजाऊ उर्वर भूभाग है, उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। और इस उपजाऊ क्षेत्र में कृषि को क्या हुआ? कृषि को पंख लग गए। एक, लोहे का प्रयोग होने लगा तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। दूसरा, कृषि में जब लौह उपकरणों का प्रयोग होने लगा, कृषि की उत्पादकता बढ़ गई, गहरी जुताई हुई, भूमि की उर्वरता बढ़ी, भूमि की उर्वरता बढ़ने से उत्पादकता बढ़ी, तो कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। और दूसरी बात, यहाँ धान की खेती भी होने लगी और इस धान की खेती ने क्या किया कि एक तो जनसंख्या वृद्धि हुआ इस क्षेत्र में, और ये जो जनसंख्या वृद्धि है उसने जो है इसका प्रयोग सेना में भी हुआ, कृषि में भी हुआ, वाणिज्य व्यापार में भी हुआ, वाणिज्य व्यापार में भी हुआ। तो इस क्षेत्र में जो है वो सभी संभावनाएं मौजूद थीं जो एक महाजनपद को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर सके। आई बात समझ में? तो मगध का जो क्षेत्र था उसमें वो सभी संभावनाएं विद्यमान हैं जो कि एक क्षेत्र को क्या कर सके? एक साम्राज्य के रूप में बदल सके, ठीक है। यहां क्लियर है? फिर मगध के उत्कर्ष में मगध के शासकों की भी अपनी भूमिका रही। जैसे बिंबिसार हैं जो हर्यक वंश है, तो बिंबिसार की विवाह नीति पढ़ेंगे। बिंबिसार ने विवाह नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य को सुरक्षा भी प्रदान किया और साम्राज्य का विस्तार भी किया।
आगे नंदों ने भी इसका विस्तार किया, ठीक है। फिर मौर्य काल में तो आप देखते ही हैं कि अखिल भारतीय साम्राज्य की अवधारणा आई और पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पूरा क्षेत्र है, मगध का उत्कर्ष है, उसके विकास में जो सहायक तत्व थे उनकी काफ़ी भूमिका रही, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। इसी चीज को समझ लेते हैं, मगध का उद्भव, मगध साम्राज्य का उद्भव। तो मगध कहने का आशय कहाँ है? ये आधुनिक बिहार का क्षेत्र है, आधुनिक बिहार, ठीक है। तो मगध साम्राज्य के उद्भव का कारण क्या है, ठीक है। पहला है अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति मतलब उसके साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे मगध की सामरिक स्थिति, ठीक है। मगध की जो राजधानी है राजगृह और राजगीर, राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र, ये पहाड़ी और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो मगध की राजधानी को क्या है? प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। तो इसकी सामरिक स्थिति, एक सुरक्षित क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए एक चुनौती है कि मगध को भेद पाएं, ठीक है। पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। जल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, स्थल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, अन्य क्षेत्र से। तो इसलिए इसकी क्या है? सामरिक स्थिति है, यानी जल मार्ग से भी जुड़ा है, स्थल मार्ग से भी जुड़ा है, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी है राजगृह या पाटलिपुत्र, आगे चल के पाटलिपुत्र बनी, तो वो जो है प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, पहाड़ियों से और नदियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी बात कि मगध का जो ये क्षेत्र है वो उपजाऊ भूमि क्षेत्र है, हाई फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। उपजाऊ भूमि क्षेत्र होने के कारण यहां उत्पादन अधिशेष की स्थिति है, ठीक है। उत्पादन अधिशेष है, एग्रीकल्चर अतिरिक्त उत्पादन है, ठीक है। तो उत्पादन अधिशेष की स्थिति है। वर्षा वाला क्षेत्र है, यहां बारिश भी होती है, बारिश होने से धान की खेती के लिए क्या है? उपयुक्त है। जब धान अधिक वर्षा होगा तो धान की खेती भी अच्छी होगी। आप मगध या पूर्वी उत्तर पूर्वांचल की तरफ आप बढ़ें, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके झारखंड से लेके बंगाल तक, तो यहाँ जो है धान रोपाई अधिक होती है, चावल की खेती होती, धान की खेती होती, चावल खाते हैं लोग, तो चावल प्रमुख खाद्यान्न हो जाता है उनका, ठीक है। तो वर्षा की अधिकता है और धान में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जानते ही हैं आप लोग। तो वर्षा हो रही है तो धान भी रोपाई के लिए या धान की खेती के लिए क्या है? उपयुक्त है, धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र में धान रोपाई की पद्धति का विकास हुआ। तो धान रोपाई की पद्धति के विकास ने चावल उत्पादन में क्या किया? वृद्धि किया। और मैंने कहा कि चावल उत्पादन अधिक लोगों को चावल खिलाने में सक्षम है और मातृत्व ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि करता है। तो कुल मिला के जनसंख्या वृद्धि में इसने विकास किया, ठीक है। तो मातृत्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि की और इसने जो है जनसंख्या में वृद्धि किया। और इस जनसंख्या की वृद्धि ने जो उस समय की आवश्यकता है, जैसे कृषि, वाणिज्य, व्यापार, इसमें लोगों की आवश्यकता है कि नहीं, उस आवश्यकता को पूरा किया। सेना में लोगों की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा किया, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि ने श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित की, सेना में लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मगध के अंतर्गत वो सभी स्थितियां मौजूद हैं जो कि उसे एक महाजनपद से साम्राज्य निर्माण में के लिए जो है आवश्यक थी। आई बात समझ में? यहां तक आगे चलें। दूसरा, मगध का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, समझ रहे हैं, यानी वहां प्राकृतिक संसाधन खूब पाए जाते हैं।
वहाँ लोहा की खानें हैं, तांबा की खानें हैं, विशाल जंगल हैं, वन हैं, समझ रहे हैं। वनों में लकड़ी प्राप्त हो रही है, उस लकड़ी से ईंधन के रूप में उसका प्रयोग हो रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन लोहा है, तांबा है, इनको गलाया जा रहा है, उनसे युद्धास्त्र बनाए जा रहे हैं, तलवार बनाया जा रहा है, भाला बनाया जा रहा है, बर्छी बनाए जा रहे हैं, ढाल बनाए जा रहे हैं, हसिया बनाए जा रहे हैं, कुदाल बनाए जा रहे हैं, फावड़े बनाए जा रहे हैं, फाल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। दूसरी चीज, वन और जंगलों में हाथियों की भी उपलब्धता है, तो इससे सेना की शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन है, इसमें खनिज है, लोहे की खान है, तांबे की उपस्थिति है। ठीक है, वन जंगल है, लोहा जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन, लकड़ी से निर्माण कार्य हो रहा है, और इन जंगलों में हाथी मिल रहे हैं, और इससे गज सेना का भी निर्माण हुआ। ठीक है, और इससे क्या हुआ, कुल मिला के इसका जो इम्पैक्ट है कि सैन्य शक्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सैन्य शक्ति में वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है, युद्धास्त्र के माध्यम से। भाई जिसके पास जितना बढ़िया युद्धास्त्र होगा वो उतना विजित होगा ना, तो यहाँ बर्छी, भाला, कटार, तलवार सब बन रहा है। ठीक है, और दूसरा गज सेना से, गज सेना, तो सैन्य शक्ति में वृद्धि, और ये क्या करेगा कि राजा के शक्ति में, राजा की शक्ति में वृद्धि करेगा। आ गई बात समझ में, राजा की शक्ति में ये वृद्धि करने वाला है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, और इस प्राकृतिक संसाधन ने वहां के राजा की शक्ति में वृद्धि की, सैन्य शक्ति में वृद्धि की, और कुल मिला के अगर हम देखें तो इसने जो है साम्राज्य की स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, आगे चले। नदी है, हमने कहा ना कि मगध का जो क्षेत्र है, मगध की राजधानी क्या है, गिरिव्र, राजगिरी और पाटलिपुत्र। ठीक है, वही क्षेत्र है, राजगिरी, पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना, आधुनिक पटना कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्वत और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब नदी है तो नदी से परिवहन की सुविधा में, जल परिवहन में सहायक हो रहा है, एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, जल परिवहन में, जल परिवहन के माध्यम से व्यापार भी हो रहा है, और सेना का भी क्या हो रहा है, आवागमन, सेना का भी आवागमन। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सेना भी जा रही है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार भी हो रहा है, जिसका लाभ किसको मिल रहा है, मगध को। समझ रहे हैं, तो ये सब मगध के उद्भव में बहुत का महत्वपूर्ण कारण रहे। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, स्वाभाविक सी बात है, जब सारी चीजें अनुकूल होंगी, स्थायी जीवन होगा, कृषि अधिशेष होगा, वाणिज्य व्यापार विकसित होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने से श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ठीक है, सेना में जनसंख्या का उपयोग होगा, बड़ी सेना का गठन किया जाएगा, शिल्प निर्माण में उपयोग होगा, कृषि में उपयोग होगा, वाणिज्य व्यापार में जनसंख्या का उपयोग होगा। ठीक है, आप जानते हैं ना कि ह्यूमन एक रिसोर्स है, मानव एक रिसोर्स है, अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये एक संसाधन है, अगर प्रयोग न किया जाए तो ये क्या है, एक भार है, सीधी सी बात है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी देश में 3 तरह के रिसोर्स होते हैं, रिसोर्सेस। ठीक है, किसी भी देश में 3 तरह के रिसोर्स हैं। एक होता है नेचुरल, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, या इसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा होता है फिजिकल, भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, और इसे हम कहते हैं फिजिकल रिसोर्सेस। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा
मानव संसाधन, तो मानव क्या है? एक संसाधन है। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हमें क्या करेगा? डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस। और सबसे महत्वपूर्ण यही है, समझ रहे हैं? अगर इस मानव को, आज स्किल्ड लेबर की बात होती है, आज हम कहते हैं ना कि अगर मनुष्य जितना प्रगति करेगा उतनी ही चीजें विकसित होंगी। जिन देशों में मनुष्य में चेतना पहले आई, उनमें प्रगतिशीलता पहले आई, वो आज विकसित देश हैं। जिनमें बाद में आई वो अल्प विकसित है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही इन दोनों रिसोर्सेस का यूज कर पाएगा। क्योंकि यही मनुष्य ही प्राकृतिक रिसोर्सेस का भी यूज करेगा और मनुष्य ही फिजिकल रिसोर्सेस के माध्यम से प्राकृतिक रिसोर्सेस को यूज करके डेवलपमेंट को पूरा करेगा। ठीक है, तो मानव जो है, ये इस समय भी अगर देखें तो मनुष्य का क्या है? जनसंख्या में वृद्धि, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुकूल है। हमें जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता है, हमें खेती में जनसंख्या की जरूरत है, हमें शिल्पों के निर्माण में जनसंख्या की जरूरत है, हमें वाणिज्य व्यापार के विकास में जनसंख्या की जरूरत है, हमें सेना में जनसंख्या की जरूरत है। तो इस समय ह्यूमन रिसोर्सेज की जो आवश्यकता है, जो कि इस क्षेत्र में मौजूद है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना। तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, मगध में जो आर्यीकरण है, यानी जो भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, वर्ण जनित जो भेदभाव है, वो बाद में पहुंचा। तो वर्ण व्यवस्था जनित जो भेदभाव है वो बाद में पहुंचा, क्योंकि पूर्व में है। और जब सिंधु से आप आएंगे तो टाइम लगा वहां तक पहुंचने में। तो इसलिए कबायली जो संरचना होती है, वहां समानता का भाव होता है। कबायली संरचना है तो कबायली जनजातियों में क्या है? समानता का भाव है। तो वहां वर्ण जनित भेदभाव देर से पहुंचा, समानता का भाव है, तो सामाजिक रूप से स्वतंत्र वातावरण है। और इस तरीके से ये सारे कारण कहीं न कहीं मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। आ गई बात समझ में आप लोगों के? तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में तो बहुत नॉमिनल दिया हुआ है और मैंने बहुत ही व्यापक रूप में समझाया। पुरानी एनसीईआरटी में बहुत ठीक ठाक से दिया है इस बारे में, और है एनसीईआरटी से ही, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और ये जानते रहिए, सारी चीज़ें हैं, प्लस अपना भी अनुभव है, जिससे कि आप अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और बढ़िया से आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाए, कि जब आप एडवांस में आए, संस्कृति के एडवांस क्लासेस में आए, तो आपको किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, और आप इजीली इतिहास को बढ़िया से समझ पाएँ और बढ़िया से उसमें परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो मगध के उत्कर्ष को समझ गए होंगे आप लोग कि क्या क्या कारण रहे जिससे कि मगध एक साम्राज्य के रूप में उद्भव हुआ। 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ठीक है, आगे चले। एक और महत्वपूर्ण कारण है इसमें कि शासकों की भूमिका। ठीक है, तो अब जैसे शासकों के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो मगध में सबसे पहला जो राजवंश है उसका नाम है हर्यक वंश, जिसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। 3 क्या, 2 ही, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद शिशुनाग वंश है और फिर एक महत्वपूर्ण वंश है नंद वंश। इसमें भी 2 महत्वपूर्ण शासक हैं, महापद्मनंद और घनानंद। ठीक है, और इसी घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली, जिसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो अशोक के समय में तो आप जानते ही हैं कि एक बड़ा उत्तर भारतीय क्षेत्र, वो वहाँ राजनीति की एकता स्थापित हुई, और राजनीति की एकता के साथ ही साथ भाषा के स्तर पर, लिपि के स्तर पर, इन सब में, धर्म के स्तर पर अशोक की धम्म नीति जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरीके से उसने आचार संहिता को लागू की। हम स्वतंत्र भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू कर पा रहे हैं, और उस समय अशोक ने एक आचार संहिता के रूप में धम्म का प्रतिपादन किया था। तो इन शासकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके वजह से मगध एक साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में
आया। ठीक है, आगे चलें। अब आगे देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो है बृहद्रथ वंश। इसका संस्थापक बृहद्रथ था, लेकिन ये जो है पुराणों के अनुसार ये मान्यता है। ठीक है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं और इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? हर्यक वंश, और इसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें शासक अपने पिता की हत्या करने के बाद सत्तासीन होते हैं। जैसे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र द्वारा, अजातशत्रु द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो हर्यक वंश है, हर्यक वंश में बिंबिसार हैं, पहले जो शासक हैं बिंबिसार, और बिंबिसार में मगध का वास्तविक संस्थापक हैं। इनकी राजधानी है राजगृह, और राजगृह के वास्तुकार है महागोविंद। राजगृह के बारे में हमने बताया ही कि पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ महत्वपूर्ण बात है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी इस बात की चर्चा की गई है कि बिंबिसार की सफलता में वैवाहिक संबंधों की भूमिका। ठीक है, तो बिंबिसार ने 3 विवाह किया। ठीक है, एक कौशल नरेश हैं प्रसेनजीत, उनकी बहन है, उनका नाम है महाकोसला। तो महाकोसला से इसने विवाह किया, और महाकोसला से विवाह के उपरांत काशी यानी बनारस का क्षेत्र बिंबिसार को दहेज में प्राप्त हुआ, जिसकी वार्षिक आय सालाना 1 लाख रुपए थी। ठीक है, 1 लाख वार्षिक आय थी, तो काशी दहेज में मिला, तो एक क्षेत्र भी मिल गया और वहां से प्राप्त होने वाला आय भी उसे प्राप्त हुआ। तो उसने साम्राज्य को क्या किया? एक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो पहला विवाह किया कौशल नरेश हैं प्रसेनजीत, उनकी बहन है महाकोसला से किया, जिसमें काशी उसे दहेज में प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा विवाह इसने किया लिच्छवी गणराज्य में। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये गणराज्य है। लक्ष्मी गणराज्य में चेटक की पुत्री है, उनका नाम है चेलना या छलना। ठीक है, उनसे विवाह करता है, तो लिच्छवियों का सहयोग उसे प्राप्त हो गया। ठीक है, तीसरा इसने किया पंजाब में मद्रकुल, मद्रकुल में विवाह किया क्षेमा या खेमा से। ठीक है, मद्रकुल के प्रधान की पुत्री है क्षेमा या खेमा, उससे शादी करता है। तो ये 3 विवाह इसके जो है महत्वपूर्ण रहे। तो विवाह नीति भी इसके साम्राज्य को एक आधार प्रदान किया। अब जैसे पंजाब का जो ये मद्रकुल है, एक लड़ाकू जनजाति हैं, तो उससे एक लड़ाकू वर्ग का साथ उसे प्राप्त हुआ। लिच्छवी बड़े ही ताकतवर थे, लिच्छवियों का सहयोग इन्हें प्राप्त हो सका, और काशी दहेज में मिला, कौशल भी सहयोगी बन गया, काशी दहेज में मिल गया, तो इससे भी इसकी ताकत बढ़ी। तो विवाह की नीति भी इसके साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण रही। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अवंती के संदर्भ में उसने मेडिकल डिप्लोमेसी की बिंबिसार ने। दरअसल अवंती का जो शासक है उसका नाम है चंड प्रद्योत। ठीक है, और चंड प्रद्योत को एक बीमारी हो गई थी पांडु रोग। पांडु रोग को ही हम पीलिया कहते हैं। ठीक है, जॉन्डिस जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो इन्हें पीलिया हो गया था। उस समय पीलिया ये एक असाध्य बीमारी हुआ करती थी, इसका कोई इलाज नहीं हुआ करता था। तो चंड प्रद्योत पीलिया से पीड़ित थे। तो इसने क्या किया बिंबिसार ने कि अपने राजवैद्य जीवक को भेजा चंड प्रद्योत की इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो जीवक गए, राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा और उसने ठीक कर दिया। तो अवंती से संबंध कैसा हो गया? मित्रतापूर्ण हो गया। अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था, साम्राज्य था, तो उससे भी इसका हो गया। तो इस तरीके से बिंबिसार ने मगध को एक साम्राज्य का आधार निर्मित कर दिया। ठीक है, आगे चलें। दूसरा अजातशत्रु है, तो काशी और वज्जी संघ। दरअसल बिंबिसार की मृत्यु के बाद काशी अलग हो गया था, तो काशी और वज्जी संघ
को लंबे संघर्ष के पश्चात इन्होंने मगध साम्राज्य में मिला लिया और इसमें इन्होंने पत्थर फेंकने वाले कुछ हथियारों का प्रयोग किया था, जिसका नाम है रथ मुसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ठीक है। रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग इन्होंने किया था और फिर काशी और वज्जीसन को इन्होंने मिला लिया था, ठीक है। राजगिरी जो इनकी राजधानी है उसका दुर्गीकरण करवाया। लिच्छवियों से युद्ध के दौरान इन्होंने पाटलिपुत्र की महत्ता को समझा और वहां पाटलीग्राम नामक दुर्ग का निर्माण कराया, ठीक है। इन्हीं से हर्यक वंश के ही एक शासक हैं उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र, जिसका नाम है कुसुमध्वज या कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये नगर बसाया और इसको फिर राजधानी, कालांतर में राजधानी बनी। इसे कुसुमपुरा या कुसुमध्वज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि इस वंश का जो अंतिम शासक है वो नागदशक या दर्शक था और इसे ही शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और फिर उसने, शिशुनाग ने हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो दूसरा महत्वपूर्ण वंश आया कौन सा मगध में? शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक कौन है? शिशुनाग। अवंती और वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। अवंती और वत्स को इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया, मतलब मगध साम्राज्य का विस्तार ही हो रहा है। और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। शिशुनाग वंश के पश्चात, जो शिशुनाग के पश्चात इस वंश का जो अगला शासक है वह है कालाशोक या काकवर्ण ही इसे कहते हैं। और इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाई, क्योंकि वैशाली को शिशुनाग ने बनाया था तो इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई, कालाशोक या काकवर्ण ने। नंदिवर्धन महानंदित शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद जो एक तीसरा महत्वपूर्ण वंश आता है उसका नाम है नंद वंश। नंद वंश में दो महत्वपूर्ण शासक हुए, एक है महापद्मनंद जो इसका संस्थापक है, दूसरा है घनानंद, ठीक है। तो संस्थापक है महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार नंद वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद, ठीक है। इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र और महापद्मनंद ने कलिंग को पराजित किया, कौशल को पराजित किया, है को पराजित किया, अस्मक को जीता। दक्षिण भारत में जो एकमात्र महाजनपद था अस्मक, उसे भी पराजित किया। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग विजय की पुष्टि होती है, क्योंकि फिर हम देखेंगे कि खारवेल का जो चेदी वंश का शासक है खारवेल, उसका एक महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। उस अभिलेख में महापद्मनंद को जिन चोर कहा गया है, अर्थात उसने कलिंग से जिन की मूर्ति को उठा लाया था। और दूसरी बात, उसी अभिलेख में कहा गया है कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये है महापद्मनंद, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इस सर्व छत्रांतक की उपाधि इसने ली थी, महापद्मनंद। इसे सर्व छत्रांतक भी कहते हैं, सर्व छत्रांतक, ठीक है, की उपाधि इसने ली थी, ठीक है। अगले शासक है घनानंद। घनानंद, ये नंदों का नंद, मगध के नंद इतने ताकतवर थे कि आप पढ़ेंगे कि सिकंदर की सेना जब इधर आई, भारत की तरफ बढ़ी, क्योंकि सिकंदर बहुत सुन चुका था कि भारत में बहुत अतुल संपत्ति है, बहुत धन वैभव है, तो भारत को जीतने की उसके मन में बहुत ही उत्कंठा थी कि वो भारत को अपने अधीन करे। लेकिन जब सिंधु नदी के इधर वो बढ़ा, गंगा क्षेत्र पर बढ़ने का प्रयास किया, तो उसकी सेना ने मना कर दिया। 10 वर्षों से लगातार युद्धरत सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि वो आगे युद्ध नहीं करेंगे। आगे नंदों का एक जो है बड़ा मजबूत और बड़ी क्षमता वाला जो है वंश है, और एक शक्तिशाली वंश के आगे वो अब युद्ध करने की उनके अंदर क्षमता नहीं बची है। मतलब सेना ने, उसके सैनिकों ने मना कर दिया, वो थक चुके थे, 10 वर्ष से लगातार युद्धरत थे। फिर वापस वहीं से सिकंदर वापस हो गया। तो घनानंद उस समय शासक हुआ करता था।
और घनानंद सिकंदर का समकालीन है, ठीक है। यूनानी ग्रीक लेखक इसे अग्रमीज कहते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे मरवा दिया। इसकी भी अपनी एक कहानी है। दरअसल घनानंद ने अपने साम्राज्य में एक बार विद्वानों की एक गोष्ठी परिषद बुलाई और उस परिषद में उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान हुआ करते थे चाणक्य, उनको आमंत्रित नहीं किया, ठीक है। चाणक्य को ये बात पता चल गई। चाणक्य आते हैं, उस परिषद में बैठते हैं, गोष्ठी में आते ही नहीं हैं, मुख्य कुर्सी पे आसीन होकर बैठ जाते हैं चाणक्य। घनानंद आता है और फिर चाणक्य को उस कुर्सी से उतार दिया जाता है। एक विद्वान के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था। क्रोधित चाणक्य ने उसी समय शपथ लिया कि मैं इस आतताई घनानंद का अंत करके मानूंगा। और फिर उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद का अंत किया, नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है जो है घनानंद की, ठीक है। तो ये क्लियर है। घनानंद इतना आतताई शासक था, एक चीज आप इसमें नोट कर सकते हैं, इसने शमशान पर भी कर लिया था, शमशान पर कर लगाया था, टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंदवंश का शासन का अंत होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत पर विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमणों में पहला आक्रमण हुआ ईरानियों का आक्रमण होता है, दूसरा आक्रमण यूनानियों का होता है और सिकंदर के नेतृत्व में होता है, ठीक है। तो पहला आक्रमण पर्शिया के हखामनी यानी ईरानी शासकों ने किया था। हखामनी वंश का संस्थापक हखामनीश है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और इसकी राजधानी पर्सिपोलिस थी और इसी वंश का एक शासक है जिसका नाम है डेरियस या दारा प्रथम। और हखामनी वंश का ये तीसरा शासक है। इसने भारत पर आक्रमण किया, पंजाब और सिंध को इसने जीत लिया। तो बताने कहने का मतलब है कि भारत पर पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ, फॉरेन इन्वेजन जो हुआ भारत पर, वो हुआ ईरानियों का, ठीक है। और ईरानी हखामनी वंश है, हखामनी वंश का संस्थापक हखामनीश है और उसी वंश का तीसरा शासक है जिसका नाम है डेरियस या दारा। और उसने जो है भारत पर आक्रमण किया, पंजाब और सिंध को उसने जीत लिया, ठीक है। आगे दारा तृतीय है, हखामनी वंश का अंतिम सम्राट है और इसको सिकंदर ने पराजित कर दिया। जब यूनानियों का आक्रमण हुआ तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन पर इनका था, छोटा मोटा अपना साम्राज्य था। तो जब सिकंदर उस मार्ग से आ रहा था तो रास्ते में इन्हें भी पराजित कर दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रभाव, मतलब ईरानियों का प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, जब भी दो संस्कृति या दो सभ्यता के लोग आपस में मिलते हैं, दो क्षेत्र के लोग मिलते हैं, तो केवल वो मिलते ही नहीं हैं, बहुत कुछ आदान प्रदान भी होता है, ठीक है। तो इसे ही ईरानियों का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। तो अरामेइक और खरोष्ठी लिपि का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी विकास हुआ। अरामेइक और खरोष्ठी लिपि हम पढ़ेंगे अभी मौर्य काल में कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरामेइकी लिपि हैं, ठीक है। और इसी लिपियों से फिर भाषा का विकास होता है। तो अरामेइक और खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। केश प्रक्षालन यानी जन्मदिन के अवसर पर केश प्रक्षालन की प्रथा का विकास हुआ। भारत में क्षत्रपी प्रणाली, ठीक है, क्षत्रपी प्रणाली मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में शासन करना, इस तरीके से क्षत्रपी प्रणाली का विकास हुआ। घंटा के आकार का गुंबद, इसका विकास हुआ। और कहा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों की प्रस्तावना और जो शब्द हैं वो दारा के अभिलेखों से प्रेरित हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव ईरानियों का भारत पर पड़ा, ठीक है। दूसरे आक्रमणकारी हैं यूनानी। यूनानी आक्रमण में मकदूनिया का शासक है जो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, ठीक है। और सिकंदर विश्व विजेता, मतलब विश्व विजय की धारणा से प्रेरित था, ठीक है।
तो ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत पर जो दूसरा आक्रमण हुआ वो यूनानी शासक सिकंदर का होता है। 326 ईसा पूर्व में हुआ। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर इसने हमला किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र जिस पर इसने सबसे पहले हमला किया वो था अस्वक और उसकी राजधानी थी मशक। और इस क्षेत्र की सभी पुरुषों को मार दिया गया। और जब सभी पुरुष मार दिए गए तो महिलाओं ने युद्ध का कमान संभाला और उन्हें भी पराजित कर मार डाला गया। ठीक है। प्लूटार्क एक यात्री है। सिकंदर के इस कृत्य को वो उसकी कीर्ति पर, चूंकि वो बहुत बड़ा विश्व विजेता था, तो इस कीर्ति को वो उसके कीर्ति पर धब्बा मानता है कि महिलाओं को उसने इस तरीके से मारा। सिकंदर के साथ बहुत से यात्री भी आए थे, उनमें नियार्कस है, अरिस्टिबुलस है, आनेसिक्रिटस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जब सिकंदर भारत के बारे में सुना और भारत की अतुल संपत्ति, अतुल संपदा के बारे में सुना, तो भारत के प्रति उसका एक स्वाभाविक आकर्षण हुआ। ठीक है, कि भारत में वो आए और भारत को लूटे, यहाँ से धन प्राप्त करे। ठीक है, इसी उद्देश्य से वो ईरान, इराक ये सब जीतता हुआ भारत की तरफ आया था। ठीक है, और जब भारत की तरफ आया तो उस समय दो बड़े जो राज्य थे जिसके बारे में वो सुन रखा था, दो शासकों के बारे में कह सकते हैं। एक का नाम है आम्भी और एक का नाम है पोरस। तक्षशिला का शासक था आम्भी और पोरस चिनाब नदी के आसपास का क्षेत्र था, वो वहां का शासक था। जब सिकंदर का विजय अभियान शुरू हुआ तो तक्षशिला का शासक आम्भी तो सरेंडर कर गया। वो कहा ना ना ना, इस विश्व विजेता से हम नहीं लड़ने वाले। उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, फिर पोरस से एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में झेलम के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो वितस्ता या जो झेलम का युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, कोई तुलना ही नहीं था क्योंकि आम्भी ऑलरेडी मिला हुआ था और सिकंदर विश्व विजेता की था, उसके पास इतनी बड़ी सेना थी। बावजूद पोरस ने बड़ी वीरता के साथ ही युद्ध लड़ा और युद्ध में पराजित हो गया। जब पोरस युद्ध में पराजित हो गया तो उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बना के सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, पोरस बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समझ रहे? तब पोरस ने कहा, बड़े निर्भीकता के भाव से पोरस ने कहा कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। मतलब उस तरीके का भाव, आप उस तरीके का ही सम्मान हमें चाहिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। एक पराजित राजा और एक विश्व विजयी के भावना से, विश्व विजयी की आदर्श से प्रेरित शासक के सामने ऐसा कहने का साहस, ये अपने आप में अद्भुत था। समझ रहे? अगर सिकंदर चाहता तो उसी क्षण पोरस की हत्या भी हो सकती थी, एक इशारे पर। लेकिन सिकंदर उससे बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कहा, उसकी निर्भीकता से वो बड़ा प्रभावित हुआ और प्रभावित ही नहीं हुआ, उसके जितने विजित क्षेत्र थे उसे वापस भी कर दिया। ठीक है, तो सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम या वितस्ता का युद्ध लड़ा गया। राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में उसने निकैया नामक एक नगर की स्थापना की और इस नगर की स्थापना के माध्यम से नगर निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। उसने अपने घोड़े की याद में बुकाफेला नामक नगर की भी स्थापना की। ठीक है, आनेसिक्रिटस उसके साथ एक यात्री था, आया था। मैंने कहा नियार्कस, आनेसिक्रिटस ये सब आए थे। ठीक है, तो आनेसिक्रिटस लिखता है कि सिकंदर के आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में एक राजनीतिक एकता की स्थापना की। मतलब उन छोटी छोटी इकाइयों को जीता और जीत कर एक साम्राज्य का निर्माण किया, उसमें एक समान राजनीतिक इकाई एकता प्रदान की। तो उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को जीतकर यह राजनीतिक एकता स्थापित की गई। सिकंदर के आक्रमण ने यूनानी परंपरा भारत में प्रचलित हुई, जिसे कला के रूप में हम देख सकते हैं। हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, यूनानी शब्द हैं जैसे काली मिर्च के लिए यवन प्रिया, हाँ, पर्दे के लिए यवनिका, नाटक के पर्दे को यवनिका, ये से शब्द प्रचलन में आए। भारत में चांदी के द्रव्य सिक्कों का प्रचलन हुआ, उलूक शैली का प्रचलन हुआ।
और मौर्यों के स्तंभों पर आगे हम देखेंगे जो पशु आकृतियों का अंकन है वो गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। और शाही हिंदू व्यवस्था राजतंत्र का तत्व स्थापित हुआ। तो ये यूनानी और ईरानी आक्रमण हुए और यूनानी और ईरानी आक्रमण के भारत के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़े, ये मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अब हम देखेंगे मौर्य काल। ठीक है, कि किस तरीके से इस मगध के क्षेत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का सत्ता तख्ता पलट किया और एक बड़े राजनीतिक क्षेत्र उत्तर भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित की, जिसे मौर्य काल के नाम से हम जानते हैं, और फिर हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।